एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट सक्सेस। जहां आज हम लोग यूपी टेट का 2018 का पेपर साइंस का करने वाले हैं। इसमें कंप्लीट आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और ये कंप्लीट पेपर आपको इसी क्लास में करवाया जाएगा। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार। आपको पता है कि बारिश होती है तो जो भी बूंदें होती हैं वो गोल आकार की होती हैं। तो गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस गोल होने का रीजन क्या होता है, क्या कारण होता है। तो गोल होने के पीछे का कारण है पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन की वजह से जो हमारी वर्षा होती है, बारिश होती है, उसमें जो बूंदें होती हैं उनका आकार गोल होता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन में जो भी गैस होती है उसमें आपको पता हो गया कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जलवाष्प, ये सभी चीज़ें जो है गैस होती हैं। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बी वाले ऑप्शन की तरफ चलेंगे। सबसे ज़्यादा मात्रा में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही विद्यमान होती है ग्रीन हाउस गैस में। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है। ठीक है, कौन सी धातु खनिज नहीं है पूछा गया है। बॉक्साइट, जिप्सम, हेमाटाइट, लिमोनाइट। खनिज नहीं है जो जिप्सम होता है, ठीक है, जिप्सम जो है खनिज नहीं है। आपको पता होगा कि जिप्सम क्या होता है, रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका फॉर्मूला होता है। मीन्स कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको जल से क्रिया करके जिप्सम बनाता है। तो ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, CaSO4.2H2O ये होता है, जिसकी वजह से ये नहीं हो। बाकी बॉक्साइट तो पता ही है एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, एल्युमिनियम से प्राप्त जो है खनिज है। हेमेटाइट भी ऐसे ही आपकी आयरन से। तो जब जिप्सम बस आपका नहीं है क्योंकि ये किससे मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा द्रव है, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट है, अधातु लगा लीजिएगा। अधातु में पूछा जाए नॉन मेटल में कौन सी द्रव अवस्था में होती है, तो ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में होती है। लेकिन अगर धातु की पूछा जाए कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है तो फिर आपका वो पारा हो जाएगा। ठीक है, और अगर अधातु पूछा गया तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की है। रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। डी वाला आंसर आपका करेक्ट है। रेडियम की बात की जा रहा है, ठीक है, रेडियम की बात करेंगे तो मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। रेडियोधर्मिता की बात की जाएगी तो फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। ठीक है, रेडियोधर्मिता की बात की जाएगी तब बेंजामिन फ्रैंकलिन, लेकिन रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की है। स्टोन कैंसर क्या होता है, स्टोन कैंसर किसे कहा जाता है, तो अम्ल वर्षा से ही संबंधित होती है। अम्ल वर्षा आपको पता ही होगा कि H2SO4 और HNO3। ठीक है, इनके कारण ही क्या होता है, हमारी जो संगमरमर है उनके पत्थर जो है खराब हो रहे हैं अम्ल वर्षा की वजह से ही, जिसके कारण इसको स्टोन कैंसर कहा जाता है। अगला प्रश्न, ब्राइन क्या है। ब्राइन, ब्राइन एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है ब्राइन, तो NaCl का एक संतृप्त विलयन है। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ब्राइन आपका सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन होता है, जिसका प्रयोग किसमें करते हैं, NaCl का मुख्यतः किसी भी पदार्थ को संचारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु, हरे फल जो होते हैं उनको कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए ये जो है एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। बाकी आपको पता होगा कि हार्मोन, प्लांट हार्मोन भी होता है एथिलीन, जिसकी वजह से जो फल होते हैं उनको, कच्चे फलों को पकाया जाता है। वायु में नाइट्रोजन गैस कितनी होती है, तो वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। ठीक है, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, CO2। ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन क्या होता है। ओजोन ऑक्सीजन का O3 होता है ना, तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप होता है। ऑक्सीजन का अपर रूप है ओजोन। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 109 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमारा, m द्रव्यमान के कि एक कण का संवेग p है।
मोमेंटम p दिया गया है, गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा कितनी होगी? आप सभी को पता होगा कि मोमेंटम संवेग का p इक्वल्स टू mv होता है और गतिज ऊर्जा k इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। अगर इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? आ जाएगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन में 2m। फोर्थ वाला आंसर आपका करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 1110 देखेंगे। 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोधों को समांतर समूह में रखा गया है, समांतर क्रम में रखे गए हैं। ये 3 रेजिस्टेंस है, समांतर क्रम में रखी गई हैं और इनको एक 15 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो इनमें धारा करंट की वैल्यू पूछी गई है, क्या हो जाएगा? 4, 10, 20। रुक जाओ, कहाँ पर इसको सॉल्व किया जाए? चलो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। मान लो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस था, चार, 10 और 15, सॉरी 4, 10 और 20 ओम का है और 15 वोल्ट का बैटरी है। जब आपको पता है कि जब ये पैरेलली कनेक्ट होते हैं, पैरेलली जब कनेक्ट होते हैं तो फिर क्या होता है? 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्या हो जाएगा? 1/r इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/20। एलसीएम ले लेंगे तो 4 पंचे 20, 10 दूनी 20, 20 एकम 20, 5 6 7 1 8/20। रजिस्टेंस तुम्हारा कितना आ गया? 20/8 ओम रजिस्टेंस तुम्हारा आ गया। तुमसे करंट की वैल्यू पूछी गई है, करंट तुम्हारा पूछा गया है। फॉर्मूला आपको ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V/R। तो V तुम्हारा कितना है? वोल्ट 15 है। R तुम्हारा कितना है? 20/8 है। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 3 15, 3 दूनी 6 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। तो 6 एम्पियर। देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया है। हमारे ऑप्शन में 6 एम्पियर पहले ही ऑप्शन में दिया गया, बिल्कुल सही है। ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह चुंबकीय है? लोहे को मतलब कि चुंबकत्व का गुण कौन सा रखता है इसमें की? तो बिल्कुल क्लियर है, निकिल लौह चुंबकीय है। बाकी लकड़ी में कोई चुंबकत्व का गुण नहीं है, सोना में भी नहीं है, मैग्नीज में भी नहीं होता है। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी? ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? स्टील में, इस्पात में, स्टील में। पता होगा कि ध्वनि को चलने के लिए क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता। इसलिए इसकी सर्वाधिक चाल किस में होती है? स्टील में होती है, इस्पात में होती है। डी वाला आंसर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब कांच को एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा? कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाएगा तो आपको पता है कि जो कांच की छड़ होती है उसमें धनावेश, और जो रेशम से रगड़ते हैं उसमें ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा? अगर इसी में पूछा जाए, इस प्रकार कांच की छड़ में कौन सा, कांच की छड़ में पूछा जाए, कांच की छड़ में किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? अगर क्वेश्चन तुम्हारा मतलब यही, मतलब शायद नहीं लिखा है इस पे, कांच की छड़ में धनावेश उत्पन्न होता है। ठीक है, कांच की छड़ में धनावेश। अगर यही पूछ देता रेशम में किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा, तो रेशम में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक घूमे हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? आपको ये भी पता होगा कॉन्सेप्ट। बात की जा रही है समतल दर्पण की। समतल दर्पण में जो आपतित किरण होती है उसको फिक्स करते हुए जब कोण बनाया जाता है तो जो थीटा होता है वो 2 थीटा के बराबर होता है। तो क्योंकि आपतित किरण थीटा डिग्री है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 × 60 = 120 डिग्री। तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है? ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन पेट्रोलियम, भूजल, प्राकृतिक गैस या फिर कोयला? नवीकरणीय संसाधन मतलब आपको पता होगा क्या होते हैं, जिनको पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो भूजल हो जाएगा। बाकी आपको पता है प्राकृतिक गैस एक बार यूज करने पे खत्म, कोयला भी खत्म, पेट्रोलियम भी खत्म। तो भूजल हमारा हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन में।
पदार्थ में संवेग और वेग के अनुपात को क्या लिखा जाएगा? संवेग का फॉर्मूला P = mv होता है और वेग v हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा? द्रव्यमान के बराबर होगा, मास के बराबर होगा। तो इसमें भी आपका बी वाला ऑप्शन सही है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है यूपी टेट का। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर, देखो 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻9 मीटर। अगर इसी में सेंटीमीटर पूछा जाए, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। तो फिलहाल मीटर में पूछा गया है। 1 मिनट, तो दोनों ही तुम्हारे लिखे गए हैं, तो इसमें तो दोनों ही सही है। चलो इसको ये कर लो, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, इसमें बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 10⁻⁻9 मीटर। और अगर सेंटीमीटर दे दे तो 10⁻�7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हमने कट कर दिया है, सिर्फ मीटर लिखा है, इस वजह से गलत हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर लिखा होता तो ये आपका सही होता। अगला क्वेश्चन, इनमें से एक्स किरणों की आविष्कार किसने किया था? एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई है? एक्स किरणों की खोज रोंटगन महोदय ने करी है। रोंटगन महोदय ने एक्स किरणों की खोज। प्राकृतिक रेशा कौन सा नहीं है? बहुत पूछा जाता है। एक्रिलिक आपका प्राकृतिक रेशा नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है? एक प्रकार का पॉलीमिथाइल मेथा एक्रिलेट होता है। बाकी सिल्क, कॉटन, जूट, आपको पता है ये जूट को किससे प्राप्त करते हैं? तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इन सबको भी ऐसे ही पेड़ वेड़ से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे प्राकृतिक होते हैं। एक्रिलिक हमारा प्राकृतिक रेशा नहीं है। अदरक क्या होता है? किसका रूपांतरण है अदरक? तो अदरक जो है तने का रूपांतरण होता है। ठीक है, तने का रूपांतरण अदरक होता है। अगला क्वेश्चन, वास्तविक फल किससे उत्पन्न होते हैं? सत्य फल, वास्तविक फल जिसे कहा जाता है। जैसे कि सेब आपका क्या है? एक प्रकार का असत्य फल है। ठीक है, असत्य फल है एक प्रकार का सेब, लेकिन इसमें पूछा गया है कौन सा सत्य फल है। तो सत्य फल वो होते हैं जिनका निर्माण जो है अंडाशय से होता है, ओवरी से जिनका निर्माण होता है, वो हमारे सत्य फल के अंतर्गत आते हैं। और जिनका निर्माण इससे नहीं होता है वो हमारे असत्य फल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसा पादप जिसमें बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन होता है। बीज की अपेक्षा बीजाणु से प्रजनन फर्न में होता है। ठीक है, किसमें होता है? फर्न में। बी वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, फर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 123 या फिर आई थिंक 13 या फिर 23, आई थिंक 23 क्वेश्चन नंबर। कौन से पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा होता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए हमें कॉपर की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगला चलेंगे, कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? आपको पता होगा संचारी रोग और गैर संचारी रोग। पूछ रहा गैर संचारी नहीं है मीन्स की संचारी रोग है। कौन सा हो जाएगा? हैजा, विब्रियो कोलेरी, जीवाणु से इसके द्वारा संक्रमण होता है, जिसकी वजह से संचार होता है, जिसकी वजह से इसको संचारी रोग कहा जाएगा। बाकी हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, रिकेट्स ये आपके गैर संचारी रोग होते हैं, मतलब इनका किसी न किसी माध्यम से नहीं होता है, ये हो ही जाते हैं। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन को फफूंद से प्राप्त करते हैं। ठीक है, फंजाई फफूंद से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, इससे हमें ऊर्जा की नहीं प्राप्त होती है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बहुत ही थोड़ी मात्रा इसकी आवश्यकता होती है। बाकी प्रोटीन शरीर को बढ़ाने के लिए, मतलब शरीर बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए, बॉडी बिल्डर लोग होते हैं वो प्रोटीन का अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। वसा का और कार्बोहाइड्रेट ये सभी हमारे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। डीएनए में कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? डीएनए में कोडिंग सेगमेंट को एक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, एक्सॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सूक्ष्म कौन सा नहीं है जिसकी ज्यादा जरूरत होती है हमें? सूक्ष्म नहीं है, इसकी ज्यादा ही जरूरत होती है। कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम। कैल्शियम, डी वाला ऑप्शन। सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता। आई थिंक 2 क्वेश्चन इसमें कम थे। अच्छा, वो पहले हो गए हैं। ठीक है, पहले हो गए। 30 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, ये आपके 30 क्वेश्चन थे। कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही हुए, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, तो चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं, हम मिलते रहेंगे आपसे। अभी आपको 2017 का पेपर यूपीएड का करवाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में।
कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आप तक आप नोटिफ़िकेशन या फिर सारी चीज़ें आपको मिलती रहें लगातार। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय।